एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज हम बात करेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो डायफर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला आइसोटोप, दूसरा आइसोबार, तीसरा आइसोन्यूट्रॉनिक, तीसरा के बाद चौथा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पांचवा आइसो डायफर्स। अब सबका मतलब एक बार में समझ लेंगे, फिर बारी बारी इनके एग्जांपल देखेंगे। आइसोटोप को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समपरमाणुक या समस्थानिक एक्चुअल में बोलते हैं। समस्थानिक बोलिए, समस्थानिक। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? समभारिक। इसको बोलते हैं समभारिक, इसको बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक, और इसको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, और इसका तो मुझे नहीं पता फिलहाल में। अब देखिए आइसोटोप के बारे में समझे तो व्हाट इज मीन्स ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब ये है कि पेरियोडिक टेबल में इनका स्थान एक ही जगह पे है लेकिन भार अलग अलग है। नहीं समझे मतलब समझाइए अलग अच्छे से। मतलब ऐसे दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है ना? ए और बी दो एलिमेंट है। इन दोनों लोगों को क्या बोलते हैं, पेरियोडिक टेबल के अंदर सेम प्लेस पे रखा गया है। कितने प्लेस पे? सेम प्लेस पे। मतलब इन दोनों का अलग अलग प्लेस नहीं है, सेम प्लेस पे है। फर्क क्या है? तो इनके एटॉमिक मास में। यानी अगर मान लो मैंने इसका एटॉमिक नंबर मान लिया x, तो इसका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा? x। लेकिन अगर इसका एटॉमिक मास देखा जाए y, तो इसका एटॉमिक मास y नहीं होगा, इसका क्या होगा? z, यानी डिफर होगा। समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। देखो हाइड्रोजन का देखोगे तो 1H1, 1H2 एंड 1H3। देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है कि नहीं है ना? तो एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग है कि नहीं है? अब देखो क्या आप पेरियोडिक टेबल में 3 हाइड्रोजन देखते हो? नहीं सर, हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा हाइड्रोजन दिखाई देता है? ये वाला, है ना? इसी के जगह पे इन दोनों को रख दिया गया है। समझ पा रहे हो? इसी के जगह पे ध्यान से समझना, इसके जगह पे ही इन दोनों को चिपका दिया गया है। ठीक है, क्योंकि सेम प्लेस पे है ये। ऐसा नो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 2 और हाइड्रोजन का 3। 1 वाले हाइड्रोजन को, जिसका एटॉमिक मास 1 होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम। और इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइटियम। ठीक है, क्लियर है? तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। क्लियर? अब देखो इसमें क्या है कि एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास अलग अलग है। एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक मास अलग अलग है। तो आइसोटोप वही होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। ठीक है। इसके बाद आइसोबार किनको कहते हैं? तो आइसोबार कहते हैं उनको जिनका एटॉमिक मास सेम हो। एटॉमिक मास सेम बट क्या अलग हो? एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक। आइसोन्यूट्रॉनिक मतलब एटॉमिक मास एंड नंबर बोथ डिफरेंट but number of neutron
same. Number of neutron same. Isoelectronic, that means everything different. Everything different. But number of electron same. भाई ध्यान से सुनो, क्या लिख दिया गया है, यहाँ पे देखो आइसोटोप में आइसो, यहाँ पे सम, आइसो सम, ध्यान से देखो आइसो सम, आइसो, और यहाँ भी आएगा सम। अब सुनना ध्यान से जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले इनको समझो। क्या लिखा गया है हिंदी में? सम स्थानिक, यानी जिनका स्थान क्या हो, समान हो, स्थान समान हो। तो स्थान समान है कि नहीं है? एटॉमिक नंबर सेम मतलब इनको पीरियोडिक टेबल में एक ही नंबर पे रखा जाएगा, इनका भार क्या होगा, अलग अलग होगा। ऐसे ही समभारिक, सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, जिनका परमाणु भार क्या हो, परमाणु भार समान हो लेकिन स्थान क्या हो, अलग अलग। तो एटॉमिक नंबर मतलब, एटॉमिक नंबर क्या बताता है, स्थान, क्या बताता है, स्थान, और एटॉमिक मास क्या बताता है, भार। किसका भार? एक एटम का भार। सम न्यूट्रॉनिक मतलब एटॉमिक मास यानी भार भी अलग हो सकता है, उनका पोजीशन भी अलग हो सकता है, लेकिन उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे, सेम। अभी सबके एग्जांपल से आप क्लियर हो जाओगे। उसके बाद सब इलेक्ट्रॉनिक मतलब सब कुछ अलग होगा, एटॉमिक मास अलग होगा, एटॉमिक नंबर अलग होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, सेम। ठीक है। और आइसोडायफर्स तो अपने आप में अलग ही कहानी है ना। तो आइसोडायफर्स को हम अलग तरीके से ही समझेंगे। ओके, सबसे पहले मैं समझाऊं बारी बारी इन तीनों को, चारों को। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम इसको, आइसोटोप। यहाँ पे मैं आइसोटोप ले रहा हूँ और इसको मैं समझा रहा हूँ। आइसोटोप मतलब जिसमें क्या होगा, स्थान सही सेम होगा लेकिन भार क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इसी को लिया था 1H1, 1H2, 1H3, है ना। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो, क्या 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। छठे नंबर पे कार्बन आता है ना। कार्बन कितने नंबर पे आता है, छठे नंबर पे। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12। लेकिन 6 नंबर पे ही कार्बन के आइसोटोप आते हैं, 6, 12 के बाद 6, 13, 6, 14। देखो कार्बन के भी क्या आ गए, 3 आ गए कि नहीं आ गए। और ये जो आपको 6C14 दिख रहा है ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? इसका यूज हम एक्चुअल में एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में करते हैं, ऐसे समझ लो। और ये जो होते हैं आप ऐसे समझोगे, इनको बोला जाता है हिंदी में कार्बन रेडियोधर्मिता। और इसका यूज किया जाता है किसी भी फॉसिल्स की एज फाइंड आउट करने के लिए। मतलब यार अभी इसको छोड़ देता हूँ, मैं सिंपल बताता हूँ। 6C14 का जो यूज है वो ये इसलिए किया जाता है ताकि वो ये बता पाए कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। समझ पा रहे हो? जैसे आज से 2000 साल पहले की अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका हम पता कर सकते हैं क्या कि कितने साल पुराना है? नहीं ना। लेकिन हम पता करते हैं किसके थ्रू? इसके थ्रू। समझ पा रहे हो ना। आप जानते होंगे क्या कि हमारे वहाँ डायनासोर बहुत समय पहले रहते थे, है कि नहीं है। लेकिन डायनासोर के अवशेषों को जब प्राप्त किया गया तो उनको पता करना पड़ा। भाई पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है। जब मनुष्य ने बारी बारी उनके बारे में जानना स्टार्ट किया तो उस दौरान उनको ये भी पता करना पड़ा कि कितने साल पुरानी बात है कि नहीं है। तो जब ये कितने साल पुरानी बात जब भी आएगी तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? 6C14। 6C14 क्या करता है? वो ये बता देता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना पुराना है। स्पेशली फॉसिल्स मतलब जीवाश्म मतलब समझते हैं? जीवाश्म मतलब जीव जंतु जब मर जाते हैं और मर के क्या हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। या उनके अवशेष होंगे ना, छोटे मोटे, मतलब हड्डी वगैरह बच गया तो वो क्या है, जीवाश्म है कि नहीं है। वो क्या है, जीवाश्म। ये बताओ डायनासोर की हड्डियां आज भी पाई गई, तभी तो हमको पता चला कि डायनासोर होते थे, है कि नहीं है। डायनासोर के बोन्स पाए गए, स्केलेटन पाए गए तो पता चला। हड्डियां वैसे भी जानते हैं आप, जल्दी गलती वगैरह थोड़ी ना है कि नहीं है। तो हड्डियां तो पाई जाएंगे। तो उन हड्डियों की संरचना जब पाई गई तो वहाँ से पता लगाएगा कि डायनासोर ऐसे होते होंगे। भाई हम थोड़ी ना थे उस जमाने में कि डायनासोर को देख लिए थे, बस हमने एक एज्यूम्शन किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने उन हड्डियों वगैरह को पकड़ा, जीवाश्मों को, अलग अलग जगहों पे जीवाश्म जो पाए गए उनको पकड़ा, 6C14 के थ्रू
मतलब इसके अंडर कस्टडी में लाया, 6C14 ने बता दिया कि इतने साल पुरानी कहानी है। समझ पा रहे ना, है ना। तो 6C14 का यूज क्या करने के लिए किया जाता है? आई निकालने के लिए। किसका? फॉसिल्स का। क्लियर है? क्या मेरी बात समझे? 6C14 का यूज कहाँ करेंगे बताइए? किसी भी फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, जीवाश्म मतलब कोई भी जीव जंतु है जब वो क्या हो जाता है, दब जाता है, मर जाता है तो दब जाता है, दब जाता है तो जीवाश्म बन जाता है। वो जब वो हजारों साल तक रहेगा तो जाहिर सी बात है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बस थोड़े बहुत अवशेष उसके नजर आएंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसमें कोई दुविधा नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये 1H1 है, ये 1H2 है और ये 1H3 है। और ये क्या है? 6C12, 6C13, 6C14। अच्छा मैं आपसे पूछूं, इसमें बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1H1 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। प्रोटॉन कितने? एक। और न्यूट्रॉन है क्या इसमें? नहीं, न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, लेकिन एक न्यूट्रॉन भी है। ऐसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, लेकिन 2 न्यूट्रॉन है। यहाँ पे देखो 6 ठो क्या है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है और 6 ठो इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 ठो, है ना भाई। 6 प्रोटॉन हो गए तो 6 ठो क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन। यहाँ पे देखो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने? 7। 7 हो गए ना भाई, डायरेक्ट घटा दो, 13 में से 6 चला जाएगा 7। ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। ऐसे ही 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 14 में से 6 चला जाएगा 8। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 8 ठो न्यूट्रॉन है। ये क्या हो रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है बताइए फटाक से? बढ़ रही है। ठीक है ना। अच्छा ऐसे ही आप क्लोरीन के भी आइसोटोप देखेंगे। क्लोरीन का आइसोटोप जानते हैं? क्लोरीन का हो जा है एटॉमिक नंबर 17। कितना होता है? 17। एटॉमिक मास कितना होता है? 35। फिर इसका एक और आइसोटोप मिलेगा आपको जिसका एटॉमिक नंबर 17 ही होगा। क्लोरीन है तो 17 ही होगा। 17 पे किसका घर है? क्लोरीन का। अब उसके अंदर कितने भी परिवारों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मास क्या हो जाएगा? 37। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? क्लोरीन का भी आइसोटोप। तो कितने आइसोटोप आपने देख लिए? एक तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के आइसोटोप को याद रखना बहुत जरूरी है। पहले वाले को नाम बताइए, पहले वाले का नाम फटाफट बताएंगे। क्या है? प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। दूसरे वाले को 1H2 को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और इसको क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। याद रह जाएगा, मैं लिखवा दे रहा हूँ अलग से। 1H1 को क्या बोलते हैं? प्रोटियम, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रोटियम। 1H2 क्या हो गया? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। और 1H3 ट्राइटियम। आपको मैं एक बात बता दूं क्या, कि देखिए 1H2 है, सॉरी 1H1 है तो प्रोटियम बोलते हो, और फिर आप इसको क्या बोलते हो? ड्यूटेरियम 1H2 को। तो मेनली आप ध्यान देंगे कि आप लिखते हो ना H2O, तो H2O को क्या बोलते हो? वाटर। तो यहाँ पे जो H आपने यूज किया है वो क्या है? प्रोटियम है। आपने कौन सा चीज किया है? प्रोटियम वाला। लेकिन आपको इसी वाटर की जगह पे D2O भी लिखा हुआ नजर आएगा। समझ में आ रहा है? D2O को क्या बोलते हैं? हैवी वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर, यानी भारी जल। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारी जल। तो इसका मतलब ध्यान देना, इस ये है अभी भी H, लेकिन यहाँ पे जो H है वो कैसा है? 1H2 है। ड्यूटेरियम यूज किया गया है। समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे कैसा H है सर? 1H1 वाला है। क्लियर है? तो वाटर में कौन सा होता है सर? प्रोटियम होता है, और हैवी वाटर के अंदर ड्यूटेरियम यूज किया जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन इसको भी करके लिख लेंगे। तीनों बातें हो गई। एक और बात याद रखिएगा, एक और बात। पहले एक काम करिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ उस बात को। पहले इतना नोट करिए। चलिए अब मैं अगले नंबर पे आता हूँ, सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे क्या है? आइसोबार्स। ध्यान से सुनेंगे। आइसोटोन्स क्या होते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया। सॉरी, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स क्या होते हैं? सॉरी, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? व्हाट इज आइसोटोप्स? जिसमें सर प्लेस सेम हो बट क्या चेंज हो? उनका मास। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिया था A, और यहाँ पे क्या ले लिया था बगल में? X, और यहाँ पे B लिया था, और यहाँ पे क्या ले लिया था? X। तो इसका मतलब A और B अलग अलग थोड़ी ना होंगे, तब ये भी क्या होगा? A ही होगा। ठीक है ना। तो AX, यहाँ भी X, और ये चीजें चेंज हो सकती हैं, यहाँ पे Y और यहाँ पे Z। क्लियर ना। लेकिन आइसोबार्स की अगर मैं बात करूँ, एक्चुअल में आइसोबार नहीं है, माफी चाहूंगा, ये एक्चुअल में आइसोटोन्स इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स।
ठीक है, आइसोटोन्स बोलते हैं। आइसोटोन्स जो होते हैं उनका ध्यान से सुनिए कहानी, उनका ध्यान से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ये बताओ, ये बताइए, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? यही चीज़ें आप अपना बेसिक्स भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो गई। आप लोग ज़्यादातर यहाँ पे पढ़ के भी आए हैं, है ना। एक्चुअल में आइसोबार्स किसको कहते हैं बताइए? पकड़ ही नहीं पाया। जो मैंने गलत किया है उसको सही भी किया, मतलब ऐसे बोलो कि मैं पहले आइसोबार लिखा था, अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, आइसोटोन्स। तो बता आइसोटोन्स किसको कहते हैं, फटाफट बताइए। एक्चुअल में आइसोबार सही था, आइसोबार क्या था, सही था। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आइसोटोप, आइसोटोन्स एंड आइसोबार किसको क्या बोले, किसको क्या बोले, ठीक है। तो बारीकी से समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए। एक्चुअल में यहाँ पे जो आइसोबार था वो सही था। हम आइसोन्यूट्रॉनिक जो लिखे हैं ना, यहाँ पे हम बोलते हैं टोन्स। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, कैसे याद करोगे, तो बाद में समस्या हो जाएगी। देखो आइसोटोप्स तो पहला है, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, है ना। जब आइसोबार बोलो तो बार माने भार, बार माने भार, फील करो, बार यानी भार, बार माने भार। तो जहाँ पे भार क्या है, सेम है, मास क्या है, इक्वल है, तो उस केस में वो क्या है, आइसोबार कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब फर्क देखो आइसोटोप्स और आइसोटोन्स में। तो टोन्स में एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एन मतलब न्यूट्रॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन। क्लियर है नहीं? क्लियर है। अब पी मतलब प्रोटॉन, तो जिसमें प्रोटॉन सेम हो वो आइसोटोप कहलाएगा, जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो वो आइसोटोन्स कहलाएगा, और जिसमें भार सेम हो आइसोबार कहलाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आइसोटोप में पी आया ना, आइसोटोप में क्या आया है, पी। तो पी मतलब प्रोटॉन के नंबर सेम होना, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर ही ना, याद रखना, भूलना मत अब कि टीपी मतलब पी आया है तो प्रोटॉन के नंबर सेम है, प्रोटॉन के नंबर सेम है, इसका मतलब पोजीशन सेम है। क्लियर है? अच्छा, बार मने भार, जिसमें भार सेम हो। अब देखो आइसोबार को समबारिक, ये क्या कहता है, ये कहता है कि दो एलिमेंट है, उन दोनों के 2 है 3 है 10 है 15, उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब उन कोई भी एटम है उनके भार सेम हो, यानी भार मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होगा, सेम। मतलब यहाँ पे अलग अलग मान लेता हूँ कि एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, y है, लेकिन ऊपर जो है वो सेम है, यहाँ पे a और यहाँ पे भी क्या है, a। तो देखो ये वाला नंबर क्या हो गया, सेम हो गया नहीं हो गया, हो गया। इसका एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल देखेंगे, चलिए। 18 नंबर पे आता है आर्गन, और आर्गन का एटॉमिक मास होता है 40। इसका एक ही एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इसको याद रखेंगे। 19 नंबर पे आता है आपका पोटेशियम, इसका भी कितना होता है 40। और 20 नंबर पे आता है कैल्शियम, कैल्शियम का भी कितना होता है 40। ध्यान से आप देखिए, तीनों का भार सेम है कि नहीं है, एटॉमिक मास इक्वल है कि नहीं है। देखो 18 19 20 एटॉमिक मास तीनों का सेम है। क्लियर है कि नहीं है? नंबर अलग अलग है कि नहीं है, सबका जेड अलग अलग है कि नहीं है। चलो बताओ तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सही इलेक्ट्रॉन होंगे 18, प्रोटॉन कितने होंगे 18, और न्यूट्रॉन कितने होंगे 40 में से 18 घटा देंगे कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 19, प्रोटॉन कितने होंगे 19, और न्यूट्रॉन कितने होंगे बताइए, 40 में से 19 घटा देंगे 21। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 20, प्रोटॉन कितने होंगे 20, और न्यूट्रॉन कितने होंगे 20 ही होंगे। तो ले दे के हमको यहाँ पे दिख रहा है कि अंदर का नंबर सब अलग अलग है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन सबका अलग अलग है तीनों का, प्रोटॉन भी सबका अलग अलग है, न्यूट्रॉन भी सबका अलग अलग है, लेकिन ऊपर का मास क्या हो गया, सेम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो एग्जाम्पल के लिए आप आइसोबार में ये लिख लोगे, आइसोबार समझ में आ गया। आइसोबार मतलब आइसो मतलब सेम, बार मतलब भार, तो जिसका भार सेम हो, ठीक है, क्लियर है। आइसोटोप्स में क्या है, पी मतलब प्रोटॉन सेम हो, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा। अब प्रोटॉन से पी से मतलब पोजीशन, तो ऐसे एलिमेंट जिनका पोजीशन सेम हो, तो आइसोटोप में पी आ रहा है तो पी से पोजीशन भी समझ सकते हो, तो जिनका पोजीशन सेम हो, ठीक है, ठीक। अब आते हैं अगले नंबर पे, तीसरे नंबर पे। अब उसका नाम है आइसोटोन्स, इसी को हम आइसोन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। आइसोटोन्स मतलब आइसो मतलब सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो। यहाँ पे भी तोड़ लो तो आइसो मतलब सेम, अब बार मतलब भार, तो जिसमें भार सेम हो, भार मतलब एटॉमिक मास,
एटॉमिक मास। क्लियर है? बोलो। तो आइसोबार मतलब जिसमें एटॉमिक मास क्या होगा? सेम। आइसोटोन्स मतलब सेम न्यूट्रॉन्स, यानी ऐसे एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। अब हम इसका एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल दें, हाँ या ना? फटाफट देखिएगा। जैसे 6C14 ले लिया मैंने, कार्बन का ये क्या है? आइसोटोप है, हाँ या ना? फिर 7N15 एंड 8O16। ध्यान से देखना, इसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ तो? इलेक्ट्रॉन है सर 6। प्रोटॉन कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने हैं बताओ तो? 14 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 8। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन कितने हैं? सॉरी, इलेक्ट्रॉन है 7, प्रोटॉन है 7 और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 15 से 8। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। प्रोटॉन कितने हैं? 8 और न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी 8 है कि नहीं है? तो देखो ध्यान से, इन तीनों का न्यूट्रॉन सेम हो गया कि नहीं हो गया? तो C614, 7N15 एंड 8O16 तीनों के तीनों क्या है सर? आइसोटोन्स है। तीनों के तीनों क्या है? आइसोटोन्स है। क्या है कि नहीं है? क्योंकि इनके न्यूट्रॉन के नंबर सेम हो गए, हाँ या ना? जल्दी बताएंगे। कोई दिक्कत, कोई दुख होना चाहिए? नहीं है ना? आगे बढ़ाऊं मैं? ठीक है, एक बार और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ कुछ। आप इसको ले लो, आप ले लो 18 आर्गन है। आर्गन का कितना होगा? 38, ठीक है ना? 19 पे आपको कौन मिल रहा है? अभी आपने लिखा था ना 20 पे कैल्शियम आता है, इसका कितना होता है? 40। यहाँ पे देखो 19 पे कौन आएगा? पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 39। पोटेशियम का कितना होता है? 39। थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पे देखोगे तो ये 18 आर्गन है, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। प्रोटॉन कितने हैं? 18। और न्यूट्रॉन थोड़ा बताओ तो कितना हो जाएगा? इसमें से घटाऊंगा, 38 में से 18 चला जाएगा 20। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 19 है कि नहीं है? प्रोटॉन कितने हैं? 19। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 39 में से 19 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा? 20। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20। प्रोटॉन कितने हैं? 20। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 40 में से 20 चला जाएगा 20। तो न्यूट्रॉन सेम हो गया कि नहीं हो गया? तीनों में न्यूट्रॉन सेम है, यस और नो? तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये आइसोटोन्स है, इसमें न्यूट्रॉन की मात्रा बराबर है तीनों में, ठीक है? इसके अलावा भी जानना है, हाँ या ना? हाँ या ना? इसके अलावा भी देखा जाए, चलो देख लो। इसके अलावा भी आप देख सकते हो, सल्फर जानते हो? सल्फर 16 पे आता है, इसका होता है कितना? इसका होता है 36। कितना होता है? 36। और 17 पे आता है क्लोरीन, इसका होता है 37। आता है कि नहीं आता है? इसमें मैंने अभी यहाँ पे नहीं, इसके जस्ट पहले आइसोटोप में लिया था क्लोरीन का। 2 होता है कि नहीं होता है? बताओ, क्लोरीन के आइसोटोप के बारे में जानकारी है? बिल्कुल सर, 17Cl35, 17Cl37। यस और नो? हाँ या ना? ये दोनों आइसोटोप है, तो मैंने इस वाले को यूज किया है, ठीक है? जैसे हम लोगों ने कार्बन का यहाँ पे देखिए वो वाला यूज किया है आइसोटोप, जो क्या करता है? एज बताता है। रेडियो एक्टिव कार्बन है कि नहीं है ये? व्हाट इज इट सर? इट इज अ रेडियो एक्टिव कार्बन। इसको याद रखेंगे, जो क्या करता है? एज बताता है ना? तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए किसको लिया है? इसको लिया है। ध्यान से सुनो, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फटाक से बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। प्रोटॉन कितने हैं? 16 है कि नहीं है? और न्यूट्रॉन कितने हैं? तो 36 में से 16 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 20। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 17। प्रोटॉन कितने हैं? 17। और न्यूट्रॉन कितने हैं? तो 37 में से 17 चला गया, कितना बच गया? 20। तो ये दोनों भी क्या हो गए? आइसोटोन्स हो गए कि नहीं हो गए? हाँ या ना? यस और नो? तो आइसोटोन समझ में आ गया, आइसोटोप समझ में आ गया, आइसोबार समझ में आ गया, और आइसोटोन्स समझ में आ गया। क्लियर है? हाँ या ना? अब हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लेंगे। अब देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये कहता है कि जिस ऐसे एटम जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो वैसा तो पॉसिबल है नहीं, हाँ या ना? भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से सेम हो सकते हैं? प्रोटॉन सेम होने का ऑप्शन था, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम होने के चांसेस बहुत कम है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आखिर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो गई। मान लो ये एक एटम है, इस एटम को अगर सिंपली ऐसे मैंने लिख दिया तो सच में ये एटम है। क्या है?
एटम है। लेकिन अगर मैंने इस एटम के ऊपर ऐसा लिख दिया माइनस या ऐसा लिख दिया प्लस, लिखूंगा अभी मैं, तो इसका मतलब ये एटम कन्वर्ट हो गया आयन में, तब इस एटम को क्या कहूंगा मैं? आयन। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। पढ़ाया हूं, पढ़े हैं, जानते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो चार्जेस क्या है? दोनों बराबर है ना। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। जितने प्लस चार्ज उतने माइनस चार्ज, कैंसिल आउट हो गए, जीरो चार्ज होता है। एटम के ऊपर कैसा चार्ज होता है? जीरो। कितना चार्ज होता है? जीरो। एटम के ऊपर जीरो चार्ज। लेकिन अगर एटम के ऊपर चार्ज आ गया तब क्या बोलेंगे इसको? आयन। तब क्या बोलेंगे? आयन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? एटम के ऊपर यदि चार्ज आ गया तब हम उसको क्या बोलेंगे? आयन। ये एटम चार्ज आ गया, आयन। अब चार्जेस मतलब पकड़ो। तो देखो, माइनस किसको इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रॉन को। माइनस इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन को, और प्लस किसको इंडिकेट करता है? प्रोटॉन को। ठीक है, सुनो, अगर बोला जा रहा है कि मान लो कोई एलिमेंट है x, इसके ऊपर क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया, तो इसका मतलब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। और मान लो अगर x के ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज, तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। समझ में आया? प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, अब माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और इसके ऊपर चार्ज मैंने लगा दिया -2। समझ पा रहे हो क्या होता है इसका मतलब? देखो, अगर मैं नॉर्मली इसको देख के बोलूँ तो कितने प्रोटॉन होंगे इसमें? 8 प्रोटॉन होंगे। 8 प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन कितने हैं? 8, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। यही बोलते हैं हम। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। लेकिन गलती हो जाएगी। देखिए, मैं एटॉमिक मास नहीं लिखा हूं, ये चार्ज लिखा हूं। इट इज अ चार्ज, ये मास नहीं है। आप न्यूट्रॉन के चक्कर में मत पड़िए। फिलहाल में आप देखिए, न्यूट्रॉन से आप अभी रास्ता खत्म करिए। जब भी क्या आएगा? माइनस चार्ज, तो न्यूट्रॉन के बारे में नहीं सोचना है। किसके बारे में सोचना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। ध्यान से देखो, -2 आया ना, तो माइनस क्या बताता है? कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है। इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है। कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो 8 पहले से था ना इसके पास, अब -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। समझ में आ रहा है? है ना? अच्छा, मान लो कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसके ऊपर -4 चार्ज है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? भाई, इलेक्ट्रॉन पहले से कितने थे? 10 थे कि नहीं थे? अब -4 यानी -4 ठो, और मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिया है, तो इसका मतलब कितना हो गया इलेक्ट्रॉन इसके पास? 14। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? है ना? एक एटम है Y, इसके ऊपर इसका जो एटॉमिक मास है वो 14 है, और इसके ऊपर जो चार्ज है -5 आया। बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 14 ठो पहले से थे, 5 और आ गए, तो इसका मतलब कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 19। और ध्यान से देखो, प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं? प्रोटॉन तो अभी भी क्या होंगे? 10। यहाँ पे प्रोटॉन कितना हो गया? 14। प्रोटॉन बदलता नहीं है, प्रोटॉन हमेशा बराबर रहता है। कौन इधर उधर होगा? इलेक्ट्रॉन। कारण बताइए सर। तो कारण है ये कि ये जो एटम है ना, इस एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। बहुत छोटे से जगह पे क्या होता है? न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस में ये बंधे होते हैं। और बाहरवा कौन घूमता है आवारा की तरह? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो अगर इधर उधर भागना हो, दौड़ना हो, तो कौन भागेगा? तो जब जरूरत पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के भाग जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो बाहर से कोनो इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर आ जाता है। लेकिन हाई दोनों नहीं इधर उधर हिल सकते। इक्वल अगर हिले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हिले, तो तुरंत विस्फोट हो जाएगा। समझ पा रहे ना? जो एटम बम बनता है, एटम बम, उसमें क्या होता है? उसमें यही होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साथ छुड़ा दिया जाता है, यानी प्रोटॉन को हटाया जाता है उसके न्यूक्लियस से। और सोचिए, प्रोटॉन को बस निकालने बस से एटॉमिक ब्लास्ट हो जाता है। तो एटम बम कैसे बनता है? जब इस न्यूक्लियस के अंदर से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करते हैं। समझ पा रहे ना? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग किया जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। समझ पा रहे ना?
और यहाँ पे फोर्स जो होता है इनके बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, बहुत तगड़ा है। ऐसे समझ लीजिए, देख पा रहे हैं ना, फील कर पा रहे हैं मुझे, मैंने कितना तेज से पकड़ा अपने दोनों हाथों को। इसी तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने पकड़ा है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। जब मन करेगा आएगा, जब मन करेगा जाएगा। मन मतलब जरूरत पड़ने पे। ये यहाँ पे है, फिर इस एटम से दूसरे एटम में चला जाएगा, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन इस एटम में चला आएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती घटती रहेगी, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या घटेगी बढ़ेगी नहीं। तन को घटाए बढ़ाए तुरंत विस्फोट। समझ पा रहे ना, क्योंकि बहुत भयंकर फोर्स से दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन बंधे हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। दुनिया का सबसे ताकतवर जो बल है वो यही है। दुनिया में सबसे ताकतवर बल कौन है? न्यूक्लियर फोर्स। जो किसके बीच में लग रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। सबसे तगड़े फोर्स के कारण बने हुए हैं। पूरे यूनिवर्स का सबसे तगड़ा फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। समझ पा रहे ना? थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किए बहुत भयंकर क्या होगा? तबाही आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? आप लोग को पता होगा कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, है कि नहीं है, एक तो 6 अगस्त और दूसरा 9 अगस्त, डेट भी प्रॉपर याद रखेंगे। हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो जगहों पे अमेरिका क्या करता है? एटम बम गिराता है, और उसका प्रभाव आज तक हमको देखने के लिए मिलता है। हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ है? जापान में, है ना? तो आज तक आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इतनी भयंकर तबाही आई थी हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसका आज तक कवरिंग नहीं किया जा सका। तो एटम बम अपने आप में बहुत ताकतवर होता है। उसमें होता क्या है? बस यही, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। तो आप गलती से भी इधर नंबर बढ़ाने और घटाने का प्रयास नहीं करेंगे। ये मत सोचिएगा प्रोटॉन एक तो बढ़ा देते हैं घटा देते हैं। समझ आ रहा है ना? एक को घटाए बढ़ाए बम विस्फोट हो जाएगा। अब उस लायक रहेंगे ही नहीं इधर उधर करें। समझ पा रहे ना? तो फिलहाल में आपको क्या करना है? किसको इधर उधर करना है? इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। जब मन करे इधर सरका दीजिए, जब मन करे उधर सरका दीजिए। क्लियर है कि नहीं है ना? तो किसकी संख्या घटती बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन के। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। तो माइनस वाला समझ गए कि आया है, और मान लीजिए कोई स्पेसिफिक ऐसे है, जैसे मान लेता हूँ कि मैं मैग्नीशियम लिखा है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। इसके ऊपर +2 लिखा है। इसका मतलब बताइए, ध्यान से समझिएगा। प्रोटॉन कितने होंगे? तो प्रोटॉन तो 12 ही होंगे, वो तो हिल डुल सकते नहीं। 12 तो 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? +2 का मतलब ये है सर, प्लस ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन निकला है। बोला है ना? प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आया है। ध्यान से समझो। तो +2 मतलब इसके पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12, लेकिन +2 मतलब ये बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 10। समझ में आया ना? तो प्लस क्या बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। क्लियर है? अरे हाँ ना बोल दो। ठीक, वेरी गुड। तो प्लस का कॉन्सेप्ट समझ लिया, माइनस का कॉन्सेप्ट समझ लिया, है ना? अब मैं सब इलेक्ट्रॉनिक बताऊं। ये जो बताया हूं मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो यहाँ पे x है, इसका है 18 और इसके ऊपर है +4। बताओ तो प्रोटॉन कितने हैं? सर 18 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 18 थे, लेकिन 4 ठो चला गया। तो इसका मतलब कितना हो गया? 14। ठीक है, समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। अब आपने समझ लिया, तब आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ लेंगे। ओके, प्लस माइनस में कोई दुविधा नहीं होगी। कोई अगर मान लीजिए कोई एटम प्लस चार्ज के साथ है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया है कि लिया है? दिया है। और माइनस चार्ज के साथ आया है? लिया है ना? मान लो एटम पे माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है, एंड प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, अब चलो फटाफट हम देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आएगा ऑक्सीजन -2 चार्ज। नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन -3 चार्ज, ऑक्सीजन -2 चार्ज, फ्लोरीन -1 चार्ज, नियॉन पे कोई चार्ज नहीं, सोडियम पे प्लस चार्ज, +1 चार्ज, प्लस चार्ज है मतलब +1 चार्ज, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज। यहां से लेके लाइन से मैंने लिखा है, और सबके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। देखा जाए कैसे? ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। ये एटॉमिक नंबर पहले लिख लीजिए। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13। चलिए बारी बारी डिस्कस करते हैं। प्रोटॉन कितने होंगे नाइट्रोजन के अंदर? 7। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताइए तो? 7 पहले से है और 3 ठो और आया है। माइनस ये बताता है कि 3 इलेक्ट्रॉन, उतना इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 3 ठो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 8। और ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 8 पहले से थे। आई दू सिंबल ये बता रहा है कि माइनस में है, तो 2 ठो और आया है, तो इसका मतलब 10। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 9।
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए तो। 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सॉरी प्रोटॉन कितने हैं 10, प्रोटॉन कितने हैं 10, इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज है क्या नहीं, तो इसका मतलब सीधा सीधा 10 है। जब कोई चार्ज नहीं तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 11 है कि नहीं है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए तो। यहाँ पे +1 है सर, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया होगा यहाँ पे 10। ठीक है, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का कितना है 12, यानी प्रोटॉन कितने हैं 12, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ तो। सर इलेक्ट्रॉन है सर 12 था और 2 चला गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10। और यहाँ पे देखो प्रोटॉन कितने हैं 13 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, क्योंकि 13 में से 3 चला गया। अब ध्यान से देखिए, तो जितना भी मैंने लिखा है इन सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है कि नहीं है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, समझ में आया ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहला रहे हैं, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, कैसा लो ठीक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ये एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट भी नोट कर लेंगे, नोट डाउन। चलिए अब हम आइसो डायफर्स देख लेते हैं, फिर खेल खत्म करते हैं। ओके, तो आइसो डायफर्स क्या होगा, देखिए आइसो मतलब सेम और डाया मतलब डिफरेंस। डायफर्स लिखा है ना, तो डायफर्स से क्या पकड़ लेंगे, आइसो मतलब सेम, और डायाफर्स मतलब डिफरेंस। बस पकड़ लो, ऐसे नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, बस पकड़ो। आइसो मतलब सेम, डायाफर्स मतलब डिफरेंस, आइसो मतलब सेम, डायाफर्स मतलब डिफरेंस। अब किसका डिफरेंस, किसका डिफरेंस सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, समझ में आ रहा ना। तो किसका डिफरेंस सर, p माइनस n का डिफरेंस, या n माइनस p बोल सकते हो। समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, यस और नो, पहले बताओ हाँ या ना। मैंने ये बोला कि आइसो मतलब सेम और डायाफर्स मतलब डिफरेंस, किसका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। हमेशा ध्यान देना कि अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को घटाएंगे, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन को घटाएंगे। क्लियर है, डिफरेंस मतलब यही होता है कि इन दोनों का डिफरेंस मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो। अब ध्यान से समझो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, थोरियम। क्या ले लिया, थोरियम। थोरियम कितने नंबर पे आता है, 90। कितने पे आता है, 90। इसका आप एटॉमिक मास देखोगे तो 234 होता है। ओके, और आप यहीं पे यूरेनियम लोगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 92, और एटॉमिक मास होता है 238। क्या हो जाता है, 238। बारी बारी ध्यान से समझना। इसका अगर हम देखें प्रोटॉन, पहले इलेक्ट्रॉन देखो तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, इलेक्ट्रॉन है 90, प्रोटॉन है 90। देखो कोई चार्ज नहीं लगा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे। और उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या अगर देखी जाए तो सर इसमें से इसको घटा दो, तो 234 में से अगर मैं 90 माइनस कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 144 आ जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ वाले को देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 92, प्रोटॉन कितने हैं सर, वो भी 92 होंगे, वो तो 92 होंगे ही होंगे। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, प्रोटॉन ही तो बताता है। और न्यूट्रॉन बताओ तो 238 में से 92 जाएगा, कितना बचेगा, 146। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालो, तो यहाँ पे डिफरेंस में निकालूं, डिफरेंस निकाला जाए किसका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। तो कौन बड़ा है, न्यूट्रॉन बड़ा है, प्रोटॉन में से घटा, मतलब न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को घटाओ। न्यूट्रॉन मतलब 144 और प्रोटॉन कितना है 90, घटा दिया कितना होगा, फटाक से बताओ, 54। कितना आ गया, 54। यहाँ अगेन डिफरेंस लो, यहाँ भी डिफरेंस लो, डिफरेंस लिया किसका, n माइनस पी का। n की वैल्यू 146 यानी 146 माइनस 92, अगेन आंसर क्या मिला, 54। क्या मिला कि नहीं मिला, 54। तो आइसो डायफर्स, आइसो मतलब सेम, डायफर्स मतलब डिफरेंस, आइसो मतलब सेम, डायफर्स मतलब डिफरेंस, किसका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। अगर कोई भी ऐसा स्पीशीज है या एटम है जिसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम आइसो डायफर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो डायफर्स। तो आई होप आपको सभी बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना। मैं एक एक करके फिर से मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम्पल इनके नाम से ही इनकी पहचान याद रखें। तो सबसे पहले आइसोटोप्स, मतलब आइसो मतलब सेम, और टोप्स में क्या है, पी मतलब पोजीशन। तो सेम पोजीशन पे जो आते हैं, या पोजीशन का मतलब प्रोटॉन है ना, तो सेम प्रोटॉन है, तो इसका मतलब क्या होगा, आइसोटोप कहलाएगा। दूसरे नंबर पे आता है आइसो बार्स। तो आइसो मतलब सेम
और बार्स मतलब भार, है कि नहीं है, बार्स मतलब भार, तो सेम भार यानी क्या होगा, सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास। क्लियर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आया, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, तो आइसो मतलब सेम, और देखो टोन्स में क्या आया, यन, यन मतलब न्यूट्रॉन, तो सेम न्यूट्रॉन, आइसोटोन्स हो गया। चौथे नंबर पे क्या आया था, सेम इलेक्ट्रॉनिक, सेम इलेक्ट्रॉनिक, और सेम इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम मतलब, सॉरी आइसो था ना, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, हाँ या ना। और आइसो डायफर्स मतलब, आइसो मतलब सेम, डायफर्स मतलब डिफरेंस। क्लियर है, हाँ या ना। तो आप लोग बाकायदा इनके नाम से इनकी पहचान याद कर लेंगे, इसके साथ साथ इनके एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। आई होप आज की क्लास में आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को ये पेंट करूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।